हाय एवरीवन, वेलकम टू द प्रोमिनेंट एकेडमी। बच्चे, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। इससे पहले मैंने फर्स्ट चैप्टर कर दिया है। मैंने ये सीरीज चलाई है जिसमें हम 10th क्लास के साइंस के सारे चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे विद सैंपल पेपर एंड एवरीथिंग। तो इस सीरीज में मेरे साथ बने रहिए और आपको प्ले लिस्ट भी मिल जाएगी इसकी, आप देख लीजिए मेरे चैनल पे। अब जब मैं एसिड बेस और सॉल्ट की बात कर रही हूँ तो हमें पता है कि जो चीजें खट्टी होती है हम उसे एसिड्स कहते हैं। मतलब एसिड हमेशा चीजें क्या होती हैं, खट्टी होती हैं, सॉर होती हैं। वही हमारी जो बेस होते हैं वो सारे क्या होते हैं, बीटर इन टेस्ट, मतलब बहुत ही ज्यादा कौड़े होते हैं। अगर आप डेली लाइफ में देखो तो बहुत सारी फैमिलीज में ये एसिडिटी की बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम होती है। तो इसका सोल्यूशन क्या कहते होते हैं, कभी कभी आप कह देते हैं बेकिंग सोडा ले लो, विनेगर वगैरह ले लो, लेमन जूस वगैरह ले लो। तो बेसिकली ये क्या है, उसके उसको ओवरकम करने के तरीके, इनकी रिएक्शंस होती हैं जिनसे हमें ये पता लग जाता है कि हाँ, कुछ ना कुछ एक्शन और रिएक्शन हुआ है जिसके कारण हम अब ठीक है। अब अगर इन्होंने यहाँ पे लिखा भी कि जो एसिड होते हैं उनका टेस्ट जो है वो खट्टा होता है, ये क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। वही जो बेसिस होते हैं ये कौड़े होते हैं टेस्ट में, और ये रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। अब तरीका क्या है, अब हम जैसे कह रहे हैं कि एसिड क्या करता है, ब्लू से रेड कर देता है, वही जो बेसिस है वो रेड से ब्लू कर देते हैं। बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू। तो आप ऐसे लर्न कर सकते हो, एक चीज लर्न हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली दूसरी चीज तो ऑपोजिट है पता लग जाएगी वो है। अब जैसे इन्होंने क्या कहते हैं, अगर कड़ी का स्टेन हमारे कॉटन के कपड़े पे पड़ जाए, उसके बाद आप उसको सॉफ्ट के साथ वॉश करो तो रेडिश ब्राउन कलर का वो डॉट बन जाता है। बेसिकली ये क्यों होता है, क्योंकि वो बेसिक नेचर का होता है। टर्मरिक भी जो है ना बच्चे, एक तरीके का ना हमारा इंडिकेटर होता है जो हमें ये मतलब ये बताने में हेल्प करता है कि कोई चीज एसिडिक है या फिर बेसिक है। बेसिकली हमें पता है कि जो टर्मरिक होती है वो किस कलर की होती है बच्चे, येलो कलर की होती है। बट ये क्या करती है, एसिड वाले केस में तो नो चेंज, इसमें तो कोई कलर का चेंज नहीं आएगा। बट बेस वाले केस में इसका जो कलर है वो रेडिश ब्राउन हो जाता है बच्चे, जिससे हमें ये पता लग जाता होता है कि कोई भी चीज है उस पे वो एसिड लगी है कि बेस। और उसके बाद इन्होंने कहा, कहते हैं उसी कपड़े को जब आप बहुत बार पानी में से निकालोगे दोबारा से जो आपका स्टेन है वो येलो हो जाता है। इसके अलावा सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी होते हैं, जैसे मिथाइल ऑरेंज हो गया, फिनोफ्थलीन हो गया। तो ये इनके बारे में बताया। आपको इसके बारे में बता देती हूँ, जैसे मिथाइल ऑरेंज में क्या होता होता है, जो हमारा एसिड है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता होता है, और वही जो हमारा बेस है वो येलो हो जाता होता है। यही अगर मैं फिनोप्थलीन की बात करूं तो इस केस में क्या होता है, एसिड के केस में ये कलरलेस हो जाता होता है। ये इंडिकेटर्स हैं जो अपना कलर्स वगैरह चेंज कर देते हैं कि हम एसिड में डाल रहे हैं कि बेस में, या फिर बेस इनमें ये चीजें डाल रहे हैं। और बेस वाले केस में इसका कलर क्या हो जाता है बच्चे, पिंक। समझ आई बात। उसके बाद यहाँ पे हमें कहा है कि लिटमस सॉल्यूशन जो होता है वो पर्पल कलर की डाई होती है जो हम लाइकेन से लेते हैं, जो कि एक प्लांट के किंगडम से, डिवीजन से बिलोंग करते हैं, जिसे हम कहते हैं टीलोफाइट्स। इनको हम बेसिकली इंडिकेटर्स कहते हैं। ये ना ही एसिडिक नेचर के होते हैं ना ही बेसिक नेचर के होते हैं, इनका कलर पर्पल होता है। ऐसे ही बहुत सारे नेचुरल मटेरियल, जैसे हम कैबेज के लीव्स ले लो, चाहे टर्मिक ले लो, चाहे कुछ पेटल्स ले लो फ्लावर्स के, जैसे हाइड्रोगिया के, प्रोटीनिया के, जर्मेनियम के। इनसे हम ये देख सकते हैं कि जो हमारे पास सोल्यूशन है वो एसिडिक है या फिर बेसिक। तो सिंपली ये क्या है, सारे के सारे एसिड बेस इंडिकेटर्स हैं बच्चे। इस पेज में सबसे पहली चीज हमसे ये पूछिए कि सपोज करो आपके पास तीन टेस्ट ट्यूब्स हैं, आपने देखना है कि किसमें वाटर है, किसमें एसिड है और किसमें बेस है। अब आपको दिया क्या गया, रेड लिटमस पेपर। हमने हम भी पढ़ा था कि बेसिस में क्या होता है कि वो रेड लिटमस पेपर को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, ब्लू में। तो तीनों में हम ये पेपर को डालेंगे, बट जब आप ब्लू वाले में डालोगे तो रेड लिटमस पेपर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में। तो इससे तो अब ये तो पता लग गया कि हमारे पास जो बेस है वो कौन से वाले टेस्ट ट्यूब में है। अब इन दोनों का तो कलर चेंज नहीं हुआ था, तो अब इसमें से कौन सा पानी है कौन सा एसिड है वो कैसे देखेंगे। जब यहाँ पे डिप करने के बाद मेरा जो रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू में कन्वर्ट हो गया, अब ब्लू कलर का हो गया वो लिटमस पेपर। तो अब ब्लू कलर के लिटमस पेपर को आप इन दोनों सॉल्यूशंस में डालोगे। जब आप डालोगे तो वाटर में तो कोई भी चेंज नहीं आएंगे, बट एसिड में जैसे ही डालोगे तो ब्लू लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चे, रेड में, जिससे आपको पता लग जाएगा कि एसिड किस में है और वाटर किस में है बच्चे। अब
नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में हमें ये कहा है कि कोई एसिड या फिर बेस होता है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को कैसे अंडरस्टैंड करें। आपने लेबोरेटरी से अलग अलग हमारे जो है सोल्यूशंस लेने हैं, उनकी ड्रॉप बाय ड्रॉप आपने वॉच ग्लास में डालना है और उसमें इंडिकेटर्स डालने जो जैसे ये लेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर, फिनोल्फथालीन और मिथाइल ऑरेंज डालना है और फिर देखना है कि इसमें से कौन सा एसिड है कौन सा बेस। बच्चे एक चीज बताती हूँ मैं, जो एसिड होते हैं ये H पॉजिटिव आइंस देते हैं, वही जो बेसिस होते हैं ये OH आइंस देते हैं। तो अगर मैं बात कर रही हूँ चाहे HCl की, जो ये स्टार्टिंग में दिए हुए हैं, HCl हो गया, या फिर मैं बात करूं H2SO4 की, सल्फ्यूरिक एसिड की, चाहे मैं बात करूं नाइट्रिक एसिड की, चाहे मैं बात करूं एसिटिक एसिड की, नाम से पता लग रहा है एसिड है तो ये सारे क्या H आइंस देंगे, ये वाले H आइंस देंगे, यस और नो। अगर ये H आइंस देंगे तो इनके बारे में हम लिखते हैं, ये पहले मैं एसिड की बात कर रही हूँ, अगर मैं ये सारे एसिड, इन चारों एसिड्स का नाम लिख रही हूँ कंबाइंड एसिड, तो इस केस में ये क्या करेंगे, एसिड वाले केस में जब रेड लिटमस पेपर है, रेड लिटमस पेपर को तो ये चेंज नहीं करते होते तो नो चेंज आएगा। वही ब्लू वाले लिटमस पेपर का जो सोल्यूशन है उसको ये क्या कर देंगे, ब्लू से ये क्या बना देंगे उसको, रेड। और फिनोक्थिलीन वाले केस में क्या होगा, फिनोक्थिलीन वाले केस में अभी हमने पीछे किया कि ये कलरलेस हो जाते होते हैं, कलरलेस हो जाएंगे। और वही मिथाइल ऑरेंज वाले केस में ये किस कलर के हो जाएंगे बच्चे, रेड कलर के हो जाएंगे। तो मैंने ये जो ये पहले चार हैं सोल्यूशन, इनके बारे में पता लगा लिया, अब बाकी के चार जो सोल्यूशंस हैं, NaOH, CaOH2, KOH, MgOH। तो अगर ध्यान से देखो ये सारे के सारे OH 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 ग्रुप देंगे तो मतलब ये सारे के सारे क्या है, बेस। अगर ये सारे के सारे हैं बेस तो इनमें क्या होगा, तो ये रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देंगे बच्चे, ब्लू में। और ब्लू लिटमस सोल्यूशन को कोई भी चेंज नहीं आएगा, नो चेंज। उसके बाद लिटमस पेपर किस कलर का हो जाएगा बच्चे, लिटमस सॉरी फिनोक्सिलिन सोल्यूशन किस कलर का हो जाएगा बच्चे, पिंक कलर का हो जाएगा। और जो हमारा मिथाइल ऑरेंज है वो किस कलर का हो जाएगा बच्चे, येलो। समझ आई बात। अब कहते इस बेस पे हम देख सकते हैं कि हमारे कोई चीज एसिडिक है या फिर बेसिक है। कहते बट कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जिससे हम ये देख सकते हैं कि कोई चीज एसिड है कि बेस है, उनकी जस्ट स्मेल से, तो उनको हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। जैसे कि इन्होंने कहा, कहते हैं आप एक कपड़ा लो, उस कपड़े में फाइन चॉप्ड अनियंस डाल दो प्लास्टिक बैग में, और उनको उसमें कुछ स्ट्रिप्स क्लीन कपड़ों की डाल दो, फिर ओवरनाइट उनको एक बैग में डाल के टाइटली फ्रिज में रख दो। जब आप फ्रिज में रखोगे तो नेक्स्ट डे आपने निकालने कुछ स्ट्रिप्स और उनकी स्मेल को आपने चेक करना है, फिर उसके ऊपर कुछ ड्रॉप एसिड की डालनी है और कुछ आपने बेस की डालनी है। फिर आपने देखना है कि आपके सोल्यूशन में जो स्मेल है वो किस टाइप की है, स्मेल से आप देखोगे वो एसिडिक के बेसिक नेचर की है। अब बच्चे अनियन वाला जो है आपने स्मेल वाला करके देख लिया, अब उसको रिंस ऑफ कर दो और अब इसमें विलेना एसेंस और क्लोव ऑयल डाल के देखो कि वो एसिडिक में कैसा स्मेल करता है और बेसिक में कैसा करता है। तो बच्चे हम ये तीनों कंडीशन ही ले लेते हैं, अनियन की, वनीला एसेंस की और क्लोव ऑयल की। एसिड क्या करेगा और बेस क्या करेगा। एसिड के केस में क्या होता होता है, स्मेल में कोई भी चेंज नहीं आता, स्मेल रिमेन सेम। ये बच्चे तीनों में ही सेम कंडीशन होगी, ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड है, ये थर्ड, तीनों में ही सेम कंडीशन होगी। बट अगर बेस डाल दोगे तो उसमें स्मेल लानी बंद हो जाएगी, नो स्मेल। ये तीनों में ही सेम कंडीशन हो। समझ आई बच्चे बात। फिर उसके बाद नेक्स्ट में इन्होंने कहा, कहते हैं एसिड और बेस को जब हम मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, चाहे आप एसिड ले लो चाहे आप बेस ले लो, इन दोनों को जब आप मेटल के साथ रिएक्ट करवाओगे ना बेटे, तो हमेशा हाइड्रोजन के आइंस बाहर निकलेंगे, एक तो सॉल्ट बनेगा, दूसरा हाइड्रोजन के आइंस हमेशा बाहर को निकलेंगे बेटे। समझ आई बात। अब इसको समझती हैं कि विद एक्सपेरिमेंट इन्होंने कैसे करवाया।
जैसे इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि आपने क्या करना है, जिंक के ग्रेन्यूल, मतलब हमने मेटल ले लिया और इसमें पूरे सोल्यूशन को कौन सा सोल्यूशन डाल देना है, डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब एसिड डाल दिया। इन दोनों को रिएक्शन हुई, इन दोनों की रिएक्शन हुई तो इन्होंने कॉक के ऊपर एक जो है ये डिलीवरी ट्यूब लगाई है और यहाँ पे सॉफ्ट सोल्यूशन से ना बबल से देखोगे बाहर निकलने। अब देखना कि हाइड्रोजन है कि नहीं, वो कैसे होगा। आप एक कैंडल लोगे, अगर आपको एक पॉप साउंड आओगी तो उससे आपको पता लग जाएगा कि इसमें हाइड्रोजन गैस की प्रोडक्शन हुई है। समझ आई बच्चे? इस तरीके से हम इसको करते हैं। ऐसे ही इन्होंने लिखा है कि आप पहले HCl लेके देख लो, फिर HNO3 लेके देख लो, फिर एसिटिक एसिड लेके देख लो, सेम चीज ही होगी बच्चे। तो इन्होंने कहा कि हर केस में क्या सेम ऑब्जर्वेशन ही आएगी? हाँ जी, सेम ऑब्जर्वेशन ही आएगी बच्चे। वैसे ही आप एक बेस को भी ले लोगे तो बेस वाले केस में, ये बेस है हमारे पास NaOH और साथ में जिंक मेटल ले लिया, तो इस केस में भी हमारे पास एक सॉल्ट बना है, एक हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई है। अब नेक्स्ट केस में आपने क्या करना है, मेटल कार्बोनेट ले लो या फिर मेटल हाइड्रोकार्बोनेट्स, उनको एसिड के साथ रिएक्ट करवाना है, फिर देखना क्या होता है। तो उस केस में हमेशा सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगी बच्चे। जैसे इन्होंने यहाँ पे अब कार्बोनेट का एक मेटल ले लिया, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट ले लिया, इसको एसिड में डाल दे, कौन सा एसिड, HCl, मतलब सल्फ अपना डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या किया इन्होंने, साइड में एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन ले लिया। अब इनको इन्होंने फिर टेस्ट किया कि यहाँ पे क्या होगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो जब ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे, हमारे पास सोडियम कार्बोनेट है, जब ये HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो एक तो नमक बना रहा है, एक वाटर बना रहा है, एक कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी वो जाके आगे रिएक्ट करवा देगी किसके साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ वो रिएक्ट करके आगे क्या बना देती है, एक व्हाइट प्रेसिपिटेट बना देगी बच्चे। समझ आई बात? और बच्चे जो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, अगर बहुत ही ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इसको प्रोड्यूस कर देंगे तो इससे एक सोल्युबल हमारे पास कंपाउंड बन जाएगा। जैसे कि हम कहते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट की अलग अलग फॉर्म्स मिल जाएंगी हमें, लाइमस्टोन, चौक, मार्बल्स वगैरह हमें मिल जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी हमारे मेटल कार्बोनेट्स हैं या फिर हाइड्रोकार्बोनेट्स हैं, जब भी वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सोल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर हमें देते हैं। कहते हैं वही अब एसिड और बेस की रिएक्शन करवाओ, फिर क्या होता है। जैसे कि इन्होंने क्या किया, 2 ml बेस ले लिया जैसे NaOH, और उसको टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, उसमें कुछ ड्रॉप्स इन्होंने फिनोफ्थलीन की डाल दी, तो बेस में फिनोफ्थलीन का कलर क्या हो जाता होता है, हाँ जी, पिंक। तो इसमें कलर क्या आ जाएगा, पिंक। अब इन्होंने कहा, कहते हैं अब क्या करो, ड्रॉप बाय ड्रॉप उसमें अब एसिड डाल दो, एसिड कौन सा, HCl। तो अब देखो कि कलर में क्या आएगा, कि क्या कुछ चेंज आएगा जब आप इसको डालोगे। तो हाँ जी, आप बताओ क्या चेंज आएगा। जब जैसे आप डालते जाओगे, डाल के जाओगे बच्चे, एक टाइम आएगा कि वो कलरलेस हो जाएगा, मतलब वो एंड पॉइंट होगा जब हमें ये पता लग जाएगा कि वो टोटल मिक्सिंग उनकी हो चुकी है। अब इन्होंने कहा अब थोड़े से ड्रॉप इसी मिक्सचर में NaOH के डाल दो। कहते क्या उसके बाद पिंक कलर दोबारा से रीअपियर हो जाएगा, हाँ जी बच्चे, वो दोबारा से रीअपियर हो जाएगा। हाँ जी, तो इससे हमने क्या देखा कि जब हम किसी एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो सोल्ट एंड वाटर बन जाता है बच्चे। एसिड और बेस जो है, एक जब ये सोल्ट एंड वाटर बनाते हैं, इस प्रोसेस को, इस रिएक्शन को ही हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये इसका बेसिक फॉर्मूला है बच्चे। नेक्स्ट में क्या है कि आपने मेटेलिक ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट कराना है, जैसे कि इन्होंने लिया कॉपर ऑक्साइड और उसको किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl के साथ। तो हमसे पूछा है कि इसमें देखो कलर क्या आएगा। आप देखोगे जो कलर है वो क्या बन जाएगा, हमारा ब्लूइश ग्रीन कलर बन जाएगा। कैसे, यहाँ पे कॉपर क्लोराइड अलग हो जाएगा, यहाँ पे 2 लगा देते हैं, और यहाँ पे वाटर अलग निकल जाएगा, मतलब एक तो सॉल्ट बन जाएगा बच्चे, एक हमारा वाटर बन जाएगा। मतलब चाहे आप एसिड बेस को रिएक्ट करवा दो फिर भी सॉल्ट एंड वाटर बनता है, अगर आप मेटेलिक ऑक्साइड और एसिड को भी रिएक्ट करवाते हो तो भी क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर। समझ आई बात? अभी हमने इक्वेशन की, उसमें हमने क्या देखा कि जब मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। तो ये तो सेम वैसी ही रिएक्शन होगी जैसे एसिड और बेस ने रिएक्ट करके भी सॉल्ट एंड वाटर बनाया। तो हम कह सकते हैं जो हमारे मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स। उसके बाद इन्होंने कहा है, अब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को बेस के साथ रिएक्ट करवाओ, मतलब कि जैसे आप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्शन करवाओगे तो रिएक्ट करने के बाद ये भी क्या प्रोड्यूस करते हैं बच्चे, सोल्ट एंड वाटर। तो हम इससे ये कंक्लूड करते हैं कि
इस कंडीशन में अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं तो इस कंडीशन में जो हमारा मेटल ऑक्साइड है, नॉन मेटल ऑक्साइड, वो एसिडिक नेचर का है। दोबारा से बता देती हूँ कि हमारे जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं ये सारे के सारे बेसिक नेचर के होते हैं, और जितने भी हमारे नॉन मेटेलिक होंगे ऑक्साइड्स, ये सारे के सारे एसिडिक नेचर के होंगे। समझ आई बच्चे बात? नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में हमें ये कहा गया है कि आपने अब देखना है ये कि इस एक्टिविटी में किस किस केसेस में बल्ब लगेगा। जैसे आपको चार सोल्यूशन दे दे, ग्लूकोज का, अल्कोहल का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, सल्फ्यूरिक एसिड का। बच्चे नेटवर्क तभी हो सकता है जब इसमें आयंस की मूवमेंट हो। जो एसिड होते हैं उनमें ही आयंस होते हैं, कौन से? एच पॉजिटिव। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया और सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों ही एच आयंस देंगे। तो इन दोनों के केसेस में तो यहाँ पे बल्ब ग्लो होगा, बट ग्लूकोज और अल्कोहल के केस में नहीं होगा बच्चे। जब आप ये करोगे, बेसिकली आयरन नेल्स लगाया हुआ है, इनके साथ नेटवर्क लगाया हुआ है, यहाँ पे सोल्यूशन हमारे लिए हुए हैं ये यही चार, और उनको देखा है कि रिएक्शन में बल्ब ग्लो होगा कि नहीं। समझ आई बात? हाँ जी, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख रहे हो इन्होंने सेम चीज ही लिखी है कि अगर आप ग्लूकोज और अल्कोहल की बात करो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, वैसे ही हमारे जो ग्लोइंग होती है बल्ब की, वो क्या इंडिकेट करती है कि उसमें इलेक्ट्रिक करंट आ गया है। वो सिर्फ कहाँ से हो सकता है? एसिडिक सोल्यूशन से, जो एच आइंस दे सकते हैं, जैसे कि हमारा HCl हो गया, हमारा HNO3 हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया। समझ आई बच्चे बात? यही अब नेक्स्ट में हमें ये कहा है कि क्या होगा जब हम एसिड और बेस को वाटर सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करवाते हैं। तो इन्होंने क्या कहता है, आप ऐसे करो, NaCl ले लो 1 ग्राम सॉलिड, ठीक है, उसको ड्राई टेस्ट ट्यूब में डाल दो। फिर उसके बाद उसमें कुछ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो, फिर देखो कि क्या कौन सी गैस उसमें प्रोड्यूस होगी। फिर उस टेस्ट को आपने आपने क्या करना है, उस गैस को जो इन्वॉल्व हो रही है ड्राई और वेट लिटमस पेपर से आपने उसको टेस्ट करना है, तो क्या कलर चेंजेस आएंगे। सबसे पहले बच्चे, अगर आप NaCl को ड्राई टेस्ट ट्यूब में दे रहे हो और उसमें अपना सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे, तो ड्राई लिटमस पेपर में तो कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे चेंजेस? क्योंकि बच्चे ड्राई लिटमस पेपर है, तो मतलब उसमें एच आइंस नहीं निकले होंगे, एच आइंस नहीं निकलेंगे तो वो कलर चेंज नहीं होगा। वही वेट वाले में, मतलब आपने वाटर इन्वॉल्व करवा दिया, तो वाटर के साथ रिएक्ट करके वो एच आइंस दे देंगे। उस केस में जो हमारा ब्लू लिटमस पेपर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चे? रेड लिटमस पेपर में। समझ आई बात बच्चे? आगे इन्होंने कहा, कहते कि जो एच आइंस हमें HCl से प्रोड्यूस होंगे ऊपर वाली रिएक्शन में, वो किसकी प्रेजेंस में होंगे? वो वाटर की प्रेजेंस में। अभी मैंने आपको बताया है वो एच आइंस कभी नहीं देते होते इन दी एब्सेंस ऑफ वाटर। जब पानी नहीं होगा वो एच आइंस कभी भी नहीं देंगे। जैसे कि इन्होंने यहाँ पे रिएक्शन करके दिखा दी है कि HCl है, वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास बना देगा वो हाइड्रोनियम आइंस। हाइड्रोनियम आइंस कभी भी अकेले नहीं रह सकते। मतलब जो एच आइंस है ये कभी भी अकेले नहीं रह सकते, ये हमेशा वाटर के साथ कंबाइन होके ही रहते हैं। तभी इन्होंने फॉर्मूला हमारा लिखा है H3O पॉजिटिव। समझ आया? यहाँ पे एच आइन इसके साथ ऐड ऑन कर दिया। कहते हैं अब हम अब ये कह सकते हैं कि जो एसिड है वो हाइड्रोनियम आइंस दे देते हैं या फिर हाइड्रोजन आइंस दे देते हैं पानी में। जैसे कि अगर आप देखो, वैसे ही आप बेसिस है, बेसिस को भी आप डिसॉल्व कर दो वाटर में। जब आप डिसॉल्व करोगे तो Na पॉजिटिव लग निकल जाएगा, OH नेगेटिव लग निकल जाएगा। तो मतलब एसिड जो है वो हमें H पॉजिटिव या H3O पॉजिटिव आइंस देते हैं, और वही जो हमारे बेसिस हैं वो हमें OH नेगेटिव आइंस देते हैं। जैसे कि इस पेज में आपको हॉर रिएक्शन बेसिस की रिएक्ट करवा के दिखाया हुआ है वाटर के साथ। तो यही बताया गया कि जो बेसिस है वो सारे के सारे पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं बच्चे। ये कुछ ही हो पाते हैं, जो होते हैं उनको हम एल्कलीज कहते हैं। और जो इनका टेक्सचर होता है टच में, वो बड़े ही सोपी टाइप का होता है। ये बीटर होते हैं, कोरेसिव होते हैं, तभी इनको कहते हो कि टच या फिर टेस्ट कभी नहीं करना चाहिए। अब हम इससे क्या समझा कि हमारे एसिड बेस जब रिएक्ट करते हैं तो ये सॉल्ट एंड वाटर दे देते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। वैसे ही अब इन्होंने कहा कि अब आप क्या करो, 10 ml वाटर ले लो एक बीकर में, उसमें कुछ ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड की लगा लो और उसको हल्के हल्का आप स्टर अप करो।
आप देखोगे उसके बाद कि आप टेम्परेचर ना देखो कि आप बेस पे हाथ लगा के, तो बच्चे टेम्परेचर एकदम से इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत विगरसली अपने एच पॉजिटिव आइंस देने लग जाएंगे। जब वो एच पॉजिटिव आइंस देने लग जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा, जिसके कारण जो हमारा बीकर है वो गर्म हो जाएगा। तो इन्होंने कहा, कहते हैं जब एसिड और बेस्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस करते हैं। जब मिक्सिंग होती है वाटर के साथ तो वो होली होली स्टेयर अप होते हुए अपने एच, जो उनके एच पॉजिटिव आइंस है उनको लूज करने लग जाते हैं। जब वो लूज कर रहे होते हैं उससे बहुत ही ज्यादा एक्सेसिव हीटिंग होती है, जैसे कि हम इस सोल्यूशन में देख सकते हैं। कहते हैं जो मिक्सिंग होती है एसिड और बेस की वाटर में, उससे क्या होता है कि जो आइंस है उनकी कंसंट्रेशन पर वॉल्यूम कम होने लग जाते हैं। देखो इतना सारा तुम पानी ले रहे हो, उसमें कुछ ड्रॉप्स डाल रहे हो, तो पर वॉल्यूम उनकी कंसंट्रेशन कम होने लगती है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डिल्यूशन। समझ आई बात बच्चे? अब कोई एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या फिर कोई बेस कितना स्ट्रॉन्ग है वो कैसे देखा जाता है बच्चे? हमारे पास पीएच स्केल होता है, जिससे पीएच स्टैंड फॉर पोटेंस इन जर्मन, जिसका मतलब होता है पावर। ये जो स्केल होता है वो 0 से लेके 14 तक होता है। 7 मतलब न्यूट्रल। अगर आप 7 से इस साइड जाओगे तो एसिडिटी इंक्रीज होगी, और आप 7 से आगे को पढ़ोगे तो यहाँ पे बेसिक नेचर हमें पता लग जाए कितनी कोई चीज कितने बेसिक नेचर की है बच्चे। ये चीज समझ आई? उसके बाद नेक्स्ट, अब बच्चे हमारे पास अलग अलग सोल्यूशन है। हमने बेसिकली ये बताना है कि ये कौन सा कलर देंगे, इनकी पीएच वैल्यू क्या होगा और किस नेचर के होंगे। बच्चे जैसे अगर मैं सलाइवा की बात करूँ ना, सलाइवा जो है इसका ना जो पीएच होता है अप्रोक्सीमेटली 7 के आसपास ही होता है हमारे सलाइवा का। अब बिफोर मील ये ध्यान रखना, आफ्टर मील क्या होता है, ये हल्का सा ना अप्रोक्सीमेटली एसिडिक नेचर का हो जाता होता है। तो आप इस कंडीशन में लिख सकते हो कि इसका जो कलर हो जाएगा, अगर मैं कह रही हूँ कि अप्रोक्सीमेटली 7 मतलब थोड़ा सा बेसिक नेचर का होता है, तो लाइट ग्रीन कलर का कह सकती हूँ मैं कि ये लाइट ग्रीन कलर का होगा। और जो नेचर होगा वो कैसा होगा, न्यूट्रल। ज्यादातर न्यूट्रल ही होता है, मतलब जो इसकी रेंज होती है ना समवट ऐसे ही रहती है इसके रेंज के बीच में। वैसे ही अगर ये थोड़ा सा इस साइड को चल जाएगा तो ये थोड़ा सा एसिडिक नेचर का, मतलब इस रेंज में चला जाता होता है। तो इस कंडीशन में स्लाइटली एसिडिक आ जाएगा। और कलर कौन सा आ जाएगा बच्चे, येलोइश। उसके बाद अगर लेमन जूस की बात करूं, तो लेमन जूस का जो पीएच होता है कितना खट्टा होता है, तो वो 2 के करीब होता है अप्रोक्सीमेटली। 2 के करीब होगा तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि मैंने कहा था 7 से जितना दूर जाएगा उतना ही ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो ये कलर कौन सा देगा हमें, रेडिश ऑरेंज। रेडिश ऑरेंज कलर। वैसे ही इन्होंने क्या है, कलरलेस जो एरेटेड ड्रिंक्स होती हैं बच्चे, उन सब में भी क्या होता है, हमारा एसिड ही होता है। तो वो एसिडिक नेचर के होने के कारण ये भी क्या कलर देंगे हमें, ऑरेंज। और ये भी क्या होते हैं, किस नेचर के होते हैं, एसिडिक। वही आप कैरेट जूस की बात करो, तो कैरेट जूस क्या होगा बच्चे, कैरेट जूस ना हल्का सा थोड़ा सा कम होता है, ये अप्रोक्सीमेटली 6 के पास ही होता है। और ये इसका कलर येलोइश ग्रीन होता है। और ये बहुत ही थोड़ा सा एसिडिक नेचर का होता है, स्लाइटली एसिडिक। उसके बाद अगर मैं कॉफी की बात करूं, कॉफी तो आपने सुना कि एसिडिक नेचर की होती है, तो ये 5 की रेंज के बीच में होती है बच्चे। और ये एसिडिक नेचर की होती है। और इसका कलर होगा येलो। और वही टोमेटो जूस की बात करूं, टोमेटो जूस भी क्या होगा, हमारा एसिडिक नेचर का होता है बच्चे। इसका पीएच जो है वो 4 के आसपास होता है। 4 के आसपास है तो इसका कलर कौन सा होगा बच्चे, ये देखो ऑरेंज, येलो। फिर आ गया टैप वाटर। टैप वाटर जो है ना, वो उसका जो पीएच होता है, वैसे कहते तो 7 है, बट आजकल इतनी ज्यादा कंटेमिनेशन होने लगी है तो हम कह ही नहीं सकते कि वो 7 के आसपास है। उसकी फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है एज पर एरिया, कि वहां पे एसिडिक कंपाउंड्स ज्यादा पड़े हैं कि बेसिक कंपाउंड्स ज्यादा पड़े हैं। तो हम यहाँ पे तो लिख देते हैं ग्रीन कलर का होगा, अप्रोक्सीमेटली 7 और न्यूट्रल होता है। बट रियल केस में ऐसा कम ही होता है बेटे, आज के टाइम तो बिल्कुल नहीं है। अब ये क्या है, एक बेस है। बेस है और सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसका पीएच कितना होगा, अप्रोक्सीमेटली 14। और ये किस कलर का होगा, वॉयलेट या फिर डार्क ब्लू कह सकते हो इसको आप। और तो इसको आप कहते हो स्ट्रॉन्गली बेस। वही HCl सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड, अप्रोक्सीमेटली 1 स्ट्रॉन्ग एसिड। और इसका कलर कौन सा लिखोगे आप, रेड। समझ आई बच्चे बात? तो
इन्होंने कहा, कहते कोई चीज कितनी एसिड है कितनी की बेसिक है वो किस पे डिपेंड करेगी, उनके आइंस पे, कि एच पॉजिटिव ज्यादा है कि ओ एच ज्यादा है, उसके बेसिस पे। जैसे एसिड के केस में जितना ज्यादा वो एच पॉजिटिव आइन देगा उतना ज्यादा वो एसिडिक नेचर का, और जितना ज्यादा वो ओ एच आइंस देगा उतना वो बेसिक नेचर का होगा। कहते अब अगर हम सेम कंसंट्रेशन ले लें हाइड्रोक्लोरिक एसिड की और एसिटिक एसिड की, कि जैसे सपोज करो 1 मोलर है, तो आप देखोगे कि ये डिफरेंट नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन आइंस हमें प्रोड्यूस करवाएंगे। तो इस बेस पे ही हम डिसाइड कर लेते हैं कि कौन कितना एसिडिक है, कौन कितना बेसिक नेचर का या फिर स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। अब डेली लाइफ में ये पीएच का क्या रोल होता है, हमें पता है हमारी जो बॉडी है वो 7 to 7.8 पीएच में अच्छा काम कर सकती है। ये हमारी नैरो रेंज है जिसमें हम बिल्कुल स्टेबल होते हैं। वही जो मैं पीएच की बात करूं रेन वाटर की, वो लेस देन 5.6 होते हैं, तभी हम उसे कहते हैं एसिडिक रेन। एसिडिक रेन जो है जब पानी वगैरह में जाती है तो जो रिवर वाटर है उसका पीएच भी वो कम कर देते हैं, जिसके कारण जो एक्वेटिक लाइफ है उनका सर्वाइवल पानी में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है बच्चे। आगे कहते हैं कि जो हमारे एटमॉस्फेयर है वीनस का, वो एक थिन व्हाइट और येलोइश कलर के क्लाउड से बना होता है, जिसे हम कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, उससे बना हुआ है। कहते हैं क्या वहां पे लाइफ एग्जिस्ट हो सकती है? बिल्कुल ही नहीं हो सकती बच्चे। सल्फ्यूरिक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, हमारी बॉडी वो वहां पे इतना एसिडिक नेचर सहन ही नहीं कर पाएगी। उसके बाद सॉइल के पीएच की बात की गई है। हर एक प्लांट को ग्रो होने के लिए एक स्पेसिफिक पीएच चाहिए होता है। पीएच क्या काम करता है? उनको अच्छी हेल्थ देता है। हमें एक प्रॉपर वे में अगर हेल्दी प्लांट चाहिए तो हमें एक प्लांट को प्रॉपर हेल्दी पीएच प्रोवाइड करना पड़ता है। कहते हैं जैसे कि आप करो 2 ग्राम जो है सॉइल ले लो टेस्ट ट्यूब में, उसमें 5 ml वाटर डाल लो, ठीक है, उसको अच्छे से शेक करो, और उसके बाद ना उसको फिल्टर आउट कर दो। फिल्टर आउट करने के बाद जो नीचे फिल्टर का वो होगा, आपने फिल्ट्रेट का पीएच चेक करना है। तो पीएच इससे आप इंडिकेट कर सकते हो कि वहां की सॉइल जो है वो बेस्ट होगी उस रीजन में प्लांट के ग्रो होने के लिए कि नहीं होगी। वैसे ही पीएच जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, हमें पता है कि जो हमारा स्टमक है उसमें एचसीएल होता है, और एचसीएल हमें पड़ा है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है बच्चे, कि वो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है बिना हमारी जो स्टमक है उसको हार्म किए बगैर ना। जब हम इंडाइजेशन करते हैं और स्टमक में बहुत ज्यादा हमारा एसिड प्रोड्यूस हो जाए, तो उस कंडीशन में हमें बहुत ज्यादा एसिडिटी हो सकती है, पेन हो सकता है, इरिटेशन हो सकती है। तो उसको हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं? एसिड का ऑपोजिट होता है एंड एसिड, हम उसको ले लेंगे तो जिससे हमारी एसिडिटी बॉडी की रिकवर हो सकती है बच्चे। समझ आई बात? जैसे कि इन्होंने दिया हुआ है कि कौन कौन सी यूज कर सकते हैं हम। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या एक बेस है, माइल्ड बेस है, अगर आप इसको खा लोगे तो आपकी एसिडिटी कंट्रोल हो जाएगी। वैसे ही इन्होंने कहा पीएच चेंज होने से हमारे टूथ डिके कैसे हो सकते हैं। बच्चे, हमारे जो दांत है वो खराब होने शुरू हो जाते हैं अगर हमारे दांतों का पीएच 5.5 से कम हो जाए। तो बेसिकली क्या है, हमारे टूथ एनेबल जो ऊपर वाली हमारी कोटिंग होती है वो किस चीज की बनी होती है? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्सीपाइटाइड से बनी होती है, जो कि एक कैल्शियम फॉस्फेट का हमारा क्रिस्टल होता है, जो सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है हमारी बॉडी का। ये वाटर के साथ डिसॉल्व नहीं होता है, ये हौली हौली खराब होने लग जाता है अगर हमारे माउथ का पीएच 5.5 से कम हो जाए। बेसिकली क्या होता है, हमारे जो माउथ में अगर बैक्टीरिया वगैरह जैसे आ रहे हैं, वो सारे के सारे क्या एसिड को प्रोड्यूस करते हैं, जिससे जो शुगर है वो टूटनी शुरू हो जाती है। और हमारे फूड वगैरह जो है जो माउथ में रह जाते हैं आफ्टर ईटिंग, वो सारे एसिड प्रोड्यूस करके हमारे पीएच को और कम करते रहते हैं। तो इसको ओवरकम करने का तरीका क्या है? सबसे पहले तो कहते हैं ना ब्रशिंग करो डेली बेसिस पे। एक तो ब्रश करना चाहिए, दूसरा आपने जो आपका ब्रश है वो हमेशा बेसिक नेचर का यूज करना चाहिए, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, मतलब वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिससे हमारा जो एक्सेस एसिड प्रोड्यूस होना होता है वो नहीं होता, जिससे हमारे दांत खराब नहीं होंगे। तो इस तरीके से हम अपने टीथ बचा सकते हैं। अब सेल्फ डिफेंस हम एनिमल और प्लांट से कैसे कर सकते हैं जब वो केमिकली वॉरफेयर कर दें? बेसिकली जैसे अगर बात करूं, बी स्टिंग्स वगैरह लग जाता है, तो वो क्या है, बी जब हमें स्टिक करती है तो वो एक एसिड रिलीज करती है जिससे हमें पेन और इरिटेशन होता है। तो आप कोई बेस यूज कर सकते हो, जैसे बेकिंग सोडा, अगर आप उस पे लगा दोगे तो वही जो उसके स्टिंग में एसिड था वो बेस के साथ न्यूट्रलाइज हो जाएगा बच्चे। इस तरीके से कर सकते हैं। वैसे ही जैसे इन्होंने निडल लीफ की बात की है, कि अगर मैं बात करूं कि उसके हेयर भी हमारे साथ लग जाए,
तो उसमें क्या होता है, मिथोनिक एसिड होता है जो हमें बड़ी बर्निंग सेंसेशन देता है, तो उस केस में भी हम बेस यूज करेंगे तो हमारी एसिडिटी, जो हमारे एसिडिक नेचर के कारण पेन हो रही है, इरिटेशन हो रही है, वो ठीक हो जाएगी। आगे, नाइटिल क्या है, एक हर्बेशियस प्लांट है जो कि वाइल्ड में ग्रो होता है। इसके जो है स्टिंगी हेयर्स होते हैं जो कि बहुत ज्यादा पेनफुल हो जाते हैं अगर हम उनसे बाई चांस टच में आ जाए। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, मिथोनिक एसिड होता है। और इसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, कहते हैं ट्रेडिशनली क्या करते हैं, हम उस एरिया पे जो डॉग प्लांट होता है उसको रब कर लेते होते हैं, जिससे ये न्यूट्रलाइज हो जाए। बेसिकली इससे हमें क्या पता लग रहा है, जो हमारे पास नेटल है वो एसिडिक नेचर का है, वही हमारे पास जो डॉग प्लांट का लीव है वो बेसिक नेचर का है, तभी वो उसको न्यूट्रलाइज कर पा रहा है। और यहाँ पे आपको कुछ नेचुरल एसिड्स के बारे में बताया गया है। जैसे विनेगर है, विनेगर में कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड। और जैसे कि हमारे पास दही है, दही में कौन सा होता है, लैक्टिक एसिड। ऑरेंज में होता है सिट्रिक एसिड, लेमन में होता है सिट्रिक एसिड। तो ये कुछ हमारे एसिड्स के नाम दिए हुए हैं। अब नेक्स्ट है मोर अबाउट सोल्ट्स। तो यहाँ पे आपको कुछ सोल्ट्स दिए, जैसे पोटेशियम सल्फेट हो गया, सोडियम सल्फेट हो गया, कैल्शियम सल्फेट हो गया। तो आपको कहा गया है कि इन सभी सोल्ट्स के हमने ये बताने हैं कि ये कौन से एसिड या फिर बेस से हमें मिले हुए हैं ये सोल्ट सारे। तो अगर आप ध्यान से देखो, पीछे सल्फेट सल्फेट लगा हुआ है मोस्टली पे ऊपर वाले। ठीक है, फिर उसके बाद इनमें क्लोराइड वगैरह लगा हुआ है। उसके अलावा और क्या लगा हुआ है हमें, क्लोराइड लगा हुआ है, Na लगा हुआ है। तो मैं कह सकती हूँ ये तीन मेन फैमिली से हमें मिले हुए हैं। कौन कौन सी? एक तो आएगी हमारी सल्फेट फैमिली, मतलब कि कौन सी, SO4 2 नेगेटिव वाली। एक और किससे मिले हुए हैं, हमारी सोडियम फैमिली से, क्योंकि मोस्टली में सोडियम भी बहुत आ रहा है। देखो ये सोडियम रहा, ये सोडियम रहा, यहाँ पे सोडियम रहा। तो यहाँ पे सोडियम फैमिली से आ रहे हैं। और कौन सी फैमिली से आ रहे हैं, क्लोराइड फैमिली, Cl नेगेटिव। समझ आई बच्चे बात? अब अगर मैं थोड़ा सा और ध्यान से देखूं तो हमें ये, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे सारे के सारे एसिड बेस की ही रिएक्शन होती है तभी हमारे सॉल्ट बनते हैं। तो पहले वाले के सिर्फ एक ही ले रही हूँ। अगर मैं पोटेशियम सल्फेट की बात कर रही हूँ तो ये बना कैसे होगा, एक तो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड होगा, एक तो सॉरी, एक तो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड होगा और इसके साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लगा होगा, तभी जाके ये बना होगा। समझ आई बच्चे बात? ऐसे। हाँ जी बच्चे, अब हमने देखना है पीएच ऑफ सॉल्ट्स। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ सॉल्ट्स दिए गए हैं, जैसे कि पहला है हमारे पास सोडियम क्लोराइड, फिर उसके बाद है पोटेशियम नाइट्रेट, फिर उसके बाद है हमारे पास एल्यूमिनियम क्लोराइड, AlCl3, फिर उसके बाद है हमारे पास जिंक सल्फेट, देन हमारे पास है कॉपर सल्फेट, देन हमारे पास है सोडियम एसीटेट, फिर उसके बाद है हमारे पास सोडियम कार्बोनेट, फिर उसके बाद हमें दिया गया है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहाँ पे हमें ये सारे दिए गए हैं। अब हमने देखना है कि इनकी सॉल्युबिलिटी है वाटर में कि नहीं, ये एक्शन क्या देते हैं, पीएच क्या होता है, ये एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल किस नेचर के हैं हमारे पास ये सारे सोल्ट। तो ये टेबल्स है, इसमें ही हम कर देते हैं। पहली बात हमें ये बताएगी है कि अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करवा रहे हो तो जो हमारा सोल्ट बनता है वो किस नेचर का होता है, न्यूट्रल नेचर का होता है, मतलब उसका pH 7 होता है। वही अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो उसके साथ वीक बेस की रिएक्शन करवाओगे तो हमेशा आपका पीएच छोटा होगा। बट वही आप अगर स्ट्रॉन्ग बेस ले लो और वीक एसिड ले लो तो उस केस में आपका पीएच हमेशा greater than 7 होगा। तो बच्चे अब इनकी पीएच की बात करूं और एसिड और बेस कौन सा यूज किया उसकी बात करूं, तो अगर आप ध्यान से देखो ये ऊपर वाले जो है इनका जो पीएच है ना वो 7 ही होता है। क्यों? एसिड अगर इस केस में देखो ऊपर वाले में HCl यूज किया होता है और जो बेस है वो NaOH यूज किया होता है। वही दूसरे वाले केस में HNO3 नाइट्रिक एसिड यूज किया होता है और इस केस में हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज किया हुआ है। अगर मैं बाकियों की बात करूं तो जो हमारे ये तीन है
ये तीनों ना एसिडिक नेचर के हैं। यहाँ से SO4C मेरे को पता लगा सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया गया है, और यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज किया है। तो इन तीनों का जो पीएच है वो लेस देन 7 होगा बच्चे, लेस देन 7। क्यों? यहाँ पे तो HCl यूज किया होगा और यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है अपने आप में। तो वो अगर बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इनके कंपैरेटिवली यहाँ पे जो हमारे पास बेस यूज की है वो बहुत ही कमजोर है। AlOH2, मतलब कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और इस केस में जिंक ऑक्साइड हो गया, इस केस में कॉपर हाइड्रोक्साइड हो गया। समझ आई बात? वैसे ही हमारे जो नीचे के तीन है, इनमें बहुत स्ट्रॉन्ग हमारा बेस यूज किया कौन सा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पीछे मैंने अभी आपको पीएच करवाया है, तो उस केस में अगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है तो कंपैरेटिवली जो एसिड है वो वीक होंगे। तो इस कंडीशन में क्या होगा? जो हमारा पहली बात जो पीएच होगा वो greater than 7 होगा। और इन तीनों के केसेस में ही हमने कौन सा यूज किया? NaOH यूज किया है हमारा बेस। तो एसिड कौन कौन सा होगा देख लेते हैं। इस केस में तो एसिटिक एसिड यूज किया है, सेकंड वाले इसमें कार्बोनिक एसिड यूज किया है, और लास्ट वाले केस में भी कार्बोनिक एसिड ही यूज किया बच्चे। समझ आई बात? नेक्स्ट हेडिंग है केमिकल्स फॉर कॉमन सॉल्ट्स। जो हमारे अब हमें पता है कि हमारा कॉमन सॉल्ट कैसे बनता है। HCl प्लस NaOH मिलते हैं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और हमारा सॉल्ट बना देते हैं NaCl, जो कि बहुत ज्यादा स्टेबल न्यूट्रल हमारा सॉल्ट बनता है विथ वाटर। ठीक है? तो ये ही सॉल्ट जो है हम हमारे डेली लाइफ के जो खाना है उसमें यूज करते हैं। सी वाटर से हमें काफी सॉल्ट्स मिलते हैं जो कि हमें डिजोल्व फॉर्म में मिलते हैं। सोडियम क्लोराइड जो है हम उसमें से हमारा जो सॉल्ट है वो निकाल लेते हैं। अब जो है हमारे पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगह पे सॉलिड सॉल्ट्स मिलते हैं, लार्ज बड़े बड़े क्रिस्टल्स होते हैं जिनमें बहुत सारी इंप्योरिटीज भी वगैरह होती हैं। इन सभी को हम रॉक सॉल्ट्स भी कह देते हैं। बेड्स ऑफ जो हमारे रॉक सॉल्ट्स होते हैं ये जो हैं तब बनते हैं जब हमारे पास बाइगोन, जो सीज ऑफ बाइगोन्स होती हैं वो बहुत टाइम से ड्राई होनी शुरू हो जाएंगी। और उसके अलावा क्या है, जो रॉक सॉल्ट होता है वो हम कोल वगैरह से भी माइन कर सकते हैं। इवन कि आपको पता है महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च किया था, उसमें भी उन्होंने ये बताया था कि जो हम सोडियम क्लोराइड है ये हम खुद ही अपना यूज करेंगे, हम बाहर वाली कंट्री का यूज नहीं करेंगे। तो उन्होंने गुजरात साइड पे जाके उसका हमने कहा था कि हम अपना ही नमक बनाएंगे, तो वहां पे उन्होंने स्ट्रगल टाइम पे ये चीज भी की थी। अगर मैं कॉमन सोल्ट की बात कर रही हूँ, कहते हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल होता है हमारी डेली लाइफ में। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया, ब्लीचिंग सोडा हो गया, या ब्लीचिंग पाउडर हो गया। अब इनके अलग अलग तरीके होते हैं बनाने के। जैसे कि सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कहते हैं जब हम इलेक्ट्रिसिटी को एक्वा सोल्यूशन सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन में पास करवाते हैं तो उससे क्या बनता है? हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इस प्रोसेस को हम क्लोर एल्कलाइन प्रोसेस भी कह देते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है क्लोर से, क्लोरीन से, और एल्कलीन जो बनता है वो बनाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे हमने यही पढ़ा कि NaCl है और उस वाटर में डाला है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की, और हमारे के पास क्या बन जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन एंड वाटर। अब क्या होता है, एनोड साइड जो है हमारा, एनोड पॉजिटिव होता है तो इसके साइड जो नेगेटिव वाले आएंगे, मतलब Cl इसके साइड आ जाएगा, और पॉजिटिव आयन जो है वो कैथोड की तरफ चलते जाते हैं बच्चे। इस तरीके से हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। वही मैं ब्लीचिंग पाउडर की बात करूं, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? बेसिकली हम जो क्लोरीन गैस है उसको पास करवाते हैं किस पे? ड्राई स्लैग लाइन पे, और जिससे हमारा क्या बन जाता है? ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है बच्चे। ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस क्या है? सबसे पहले ये तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा यूज की जाती है। हमारे जो वुड पल्प्स हैं, जो अपना पेपर फैक्ट्री में, वहां पे उनको ब्लीच करने में, कपड़ों को ब्लीच करने में ये काम आता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है हमारे केमिकल इंडस्ट्रीज में, उसमें काम आ जाता है। हमारे जो वाटर है उसमें हमारे वाटर को जर्म फ्री करने में भी ये काम आती है। उसके बाद बेकिंग सोडा कैसे बनता है? हमें पता है बेकिंग सोडा जो है वो हमारे खाने को क्रिस्पी टेस्टी बना देते हैं, जैसे पकोड़े वगैरह इन सभी को, और हमारी कुकिंग भी फास्ट कर देता है। और जो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है?
हाइड्रोजन कार्बोनेट का होता है। और ये कैसे बनता है, ये Na जो हमारे पास सोडियम क्लोराइड होता है उसको वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया के साथ हम रिएक्ट करवाते हैं और हमारे पास अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट्स बन जाते हैं। सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट को ही हम एज अ बेकिंग सोडा यूज करते हैं बच्चे। समझ आई बात? कहते हैं अब जो ये होता है सोडियम हाइड्रो हाइड्रोकार्बोनेट जो होते हैं ये नॉन कोरेसिव बेसिक सॉल्ट्स होते हैं। ये क्या होता है, जब हम फॉलोइंग रिएक्शंस होते हैं, जब हम कुकिंग के टाइम करते हैं, जैसे हमारे बेकिंग सोडा, जब हम इसको हीट अप करते हैं तो हमारा सोडियम कार्बोनेट अलग निकल जाता है, वाटर अलग और कार्बन डाइऑक्साइड अलग निकल जाता है बच्चे। और बेकिंग सोडा के काम क्या होते हैं, जब हम बेकिंग सोडा को हमारे बेकरी प्रोडक्ट्स में डालते हैं तो ये उनको फ्लफी बनाने में काम आ जाता होता है बच्चे। इसके अलावा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे स्पॉन्जी को स्पॉन्जी बनाने में काम आ जाता होता है। इसके अलावा ये जो है एज अ एंट एसिड भी यूज कर सकते हैं, मतलब एसिडिटी को ओवरकम करने के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। बी एल्कलाइन, ये हर जो एक्सेस एसिड है स्टमक में उसको भी न्यूट्रलाइज कर देता है। इसके अलावा हम जो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं उसमें भी इसको यूज कर सकते हैं। फिर अगर बात आई वॉशिंग सोडा की, तो वॉशिंग सोडा कैसे बनता है। सबसे पहले हमने बेकिंग सोडा लिया था, बेकिंग सोडा को हीट करने के बाद हमारे पास सोडियम कार्बोनेट आया था। यही सोडियम कार्बोनेट के साथ जब मैं वाटर को अटैच कर देती हूँ, मतलब इसकी रिक्रिस्टलाइजेशन कर देती होती हूँ, तो उससे मेरे पास बन जाता है बच्चे वॉशिंग सोडा। तो यहाँ पे जो मैं कह रही हूँ कि 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स लगते हैं, तो उससे हमें क्या पता लगता है कि ये पता लगता है कि अगर मैंने एक मॉलिक्यूल अगर मैं लूंगी हमारे सोडियम कार्बोनेट का, तो उसके साथ मेरे को एटलीस्ट 10 मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं वाटर के, तभी मेरे पास एक वॉशिंग सोडा का प्रॉपर मॉलिक्यूल बनेगा। समझ आई बत्ती बात? अब वॉशिंग सोडा के क्या यूजेस होते हैं, ग्लासेस बनाने में, सोप बनाने के, पेपर इंडस्ट्री में काम आते हैं। इसके अलावा ये सोडियम कंपाउंड्स बनाने के काम आते हैं बच्चे, इनको हम एज अ क्लीनिंग एजेंट भी यूज कर सकते हैं। ये हमारे जो वाटर की परमानेंट हार्डनेस होती है उसको भी रिमूव करने में काम आते हैं। उसके बाद हमारे पास जितने भी हमारे क्रिस्टल ऑफ सॉलिड्स होते हैं, क्या सॉल्ट्स के क्या वो सारे के सारे ड्राई होते हैं? तो कैसे देखेंगे, आप क्या करो, कॉपर सल्फेट का जो क्रिस्टल है उसका सॉल्ट ले लो, उसको आप बर्न करो। जब आप बर्न करोगे ना, कुछ टाइम के बाद देखोगे जो इसका कलर है वो व्हाइट हो जाएगा। उसके बाद इसमें कुछ ड्रॉप्स वाटर की डाल लो, दोबारा से आपको दिखेगा कि इसका कलर कैसा होगा, ब्लू। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि वाटर जो है जब हमारे वो क्रिस्टल के साथ मिक्स करते हैं तो एक प्रोपोर्शन में मिक्स करते हैं, जिससे वो हाइड्रेट होके उनकी दोबारा से उनको मतलब वेट कंडीशन में करके उनका कलर चेंज करने की उनके में कैपेसिटी होती है। जैसे कि इन्होंने कहा, कहते हैं कि वाटर जो है वो क्रिस्टलाइज करता है हमारे एक फिक्स प्रोपोर्शन में। जैसे कि अगर मैं कहूँ 5 वाटर मॉलिक्यूल्स एक जो यूनिट है कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है, फिर उसको हाइड्रेट कर देता है, वो कॉपर सल्फेट बना देता है। वैसे ही अगर मैं सॉल्ट लूं, आपने जिप्सम वगैरह का, जिप्सम वगैरह क्या करते हैं, इसमें हमारे पास 2 वाटर के मॉलिक्यूल लगते हैं। हमें पता है कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो जिप्सम से बनता है। जिप्सम में हम क्या करते हैं बेसिकली, ये पहले तो हम जिप्सम को हीट करते हैं 373 केल्विन पे, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे। फिर उसके बाद ये वाटर को लॉस कर देता है, और वाटर को लॉस करने के बाद हमारे पास जो चीज बनती है उसको ही हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। और यही प्लास्टर ऑफ पेरिस को जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो हमारी बोन्स वगैरह जो फ्रैक्चर बोन्स होती है ना उनको राइट पोजीशन में लेके आने में काम लाती है। इसके अलावा जो व्हाइट हमारे पास जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जिसे हम पीओपी भी कह देते हैं, एक तरह का व्हाइट पाउडर होता है। जब वो वाटर के साथ मिक्स होता है तो वो जिप्सम दोबारा से बना लेता है, और जो कि आगे हमें एक हार्ड सॉलिड मास दे देता होता है बच्चे। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि जो हाफ वाटर मॉलिक्यूल है वो हमारे जिप्सम के साथ अटैच हो जाता है, और सॉरी हमारे प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ अटैच हो जाता है और हमें क्या प्रोवाइड करता है, जिप्सम। अब समझ आया बच्चे, ये था इस चैप्टर में। अगर आपको कोई भी डाउट होगा स्टिल मेरे को बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।